तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल के बारे में, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पार्ट 1 में, और इसके आगे आने वाले वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। जब किसी चालक द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे कि बगल के चित्र में आप लोग देख रहे हैं, जब किसी चालक द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। तो इस द्रव के अंदर क्या होने लगता है? रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। और चालक द्रव के अवयव, जो इस चालक द्रव के अवयव हैं, विभाजित हो जाते हैं। जैसा कि अगर ये जो चालक द्रव है, अगर ये H2SO4 है तो यह टूट जाएगा किसमें? तो H2++ और SO4-, इस तरह अलग अलग विभाजित हो जाएगा। इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वह चालक द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसा कि बगल के चित्र में देख रहे हैं, ये जो चालक द्रव है यह इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इससे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो द्रव है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। धातु की दो टर्मिनल जिसे चालक द्रव में प्रवेश कराया जाता है। ये जो धातु की दो टर्मिनल दिखाई दे रहा है, जिसे चालक द्रव में प्रवेश कराया गया है और अपने आयन छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये दोनों क्या है हम लोग का? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं अब कुछ जरूरी बातें नोट में देखते हैं। जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा चालक द्रव में प्रवेश करती है, जैसे कि बगल के चित्र में आप लोग देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा चालक द्रव में प्रवेश कर रही है, तो इससे हम लोग एनोड, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी प्लस, इसको एनोड या प्लस कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवेश करती है। और जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा चालक द्रव से बाहर निकलती है, जैसे कि इधर से बाहर निकल रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कैथोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है इससे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम लोग आयन के बारे में। जब इलेक्ट्रोलाइट की अणु विभाजित होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट, इसके अणु विभाजित होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ये जो टूटता है तो प्लस और माइनस में टूटकर अलग अलग हो जाता है, इससे हम लोग कहते हैं आयन। तो देखते हैं आगे। एनोड की ओर जाने वाले अणु निगेटिव आयन के होते हैं। ध्यान से देखें, ये क्या हम लोग का? एनोड है, प्लस है, एनोड है। इसके तरफ जो भी आया है, ये सब के सब क्या है? निगेटिव आयन है। प्लस की तरफ निगेटिव आयन आता है। तथा कैथोड की ओर जाने वाले अणु पॉजिटिव आयन के होते हैं, जैसा कि चित्र में भी देख रहे हैं। ये क्या हम लोग का? कैथोड है। कैथोड की ओर जितना भी ये दिख रहा है, ये सब क्या है? प्लस में यानी पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं वोल्टामीटर के बारे में। वोल्टामीटर किसे कहते हैं? तो वह बर्तन जिसमें चालक द्रव रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसके जो अवयव हैं, और क्या इसके अवयव विभाजित हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। ये जो बर्तन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो बर्तन, ये क्या है हम लोग का? वोल्टामीटर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो फैराडे का जो इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ है, ये क्या है? ये फैराडे का विद्युत अपघटन, जो इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में विद्युत अपघटन कहते हैं। तो फैराडे का विद्युत अपघटन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन? तो देखते हैं। पहला नियम, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा गुजारा जाता है या प्रवाहित किया जाता है,
तो इसके आयन टूट जाते हैं। तो इसके आयन क्या होते हैं, ये जो अंदर द्रव में दिख रहा है, यह इसके आयन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये जितना भी आयन दिखाई दे रहा है ये सब टूट जाता है। और कुल बने आयनों की संख्या दो बातों पर निर्भर करती है। आखिर ये जो आयन बना है, आखिर कितना आयन बनेगा, ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित हो रहे धारा का मान। इस इलेक्ट्रोलाइट से कितना धारा का प्रवाह हो रहा है इसमें, इस पर निर्भर करता है। और दूसरा, धारा प्रवाहित करने का समय, आखिर कितना देर तक इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसीलिए फार्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, जो आयनों की जो मात्रा होगी m किसके समानुपाती होगी, तो I का मतलब धारा के मान और समय यानी कितना देर तक प्रवाहित करेंगे इसके समानुपाती होगी। तो समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो z क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। एक स्थिरांक समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक z आएगा। तो m बराबर ZIT, ये हम लोग का एक फार्मूला मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आखिर इसमें m क्या है, तो पदार्थ की मात्रा, जो इस पे इकट्ठा हुआ है इस पदार्थ की मात्रा है। और z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और I क्या है, तो विद्युत धारा है। और t क्या है इसमें, तो समय है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फैराडे का दूसरा नियम। ठीक है, यदि एक ही मात्रा की विद्युत धारा, क्या कर रहा है, यदि एक ही मात्रा की विद्युत धारा अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए जो आयन की संख्या है उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के भार के समानुपाती होता है। ये m क्या है, जो द्रव्यमान है, इसका मतलब पदार्थ की जो मात्रा है, कितना मात्रा होगा, तो ये जो पदार्थ की मात्रा का जो अनुपात होगा वो रासायनिक तुल्यांक के भार के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे m1 अनुपात m2 अनुपात m3 बराबर z1 अनुपात z2 अनुपात z3। अब देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, अभी तक तो हम लोग फैराडे का नियम पढ़ लिए, फैराडे का दोनों नियम कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, तो 1.118 मिलीग्राम पर कूलाम होता है। उसी तरह तांबा का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम होता है। उसी तरह सोना का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, 2.044 मिलीग्राम पर कूलाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी अगले पार्ट में पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल और बैटरी के बारे में, कितने प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सुनेंगे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, तो आखिर ये इसको कैसे पहचानेंगे, इसके काम क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद।